हमारे बीच का एक बहुत बड़ा तबका वो दरअसल पाकिस्तान को लेके इतना डिल्यूजनल हो गया है को उनके सामने जब सच्चाई सामने आ रही है कि दुनिया की इतनी बड़ी क्राइसिस में भारत सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है, तो उनको ये बात पच ही नहीं रही है। लगातार पाकिस्तान को लेके अपनी खिसियाहट निकाल रहे, अपनी खींच निकाल रहे, जैसा लगता है उनका कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो गया। पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति को पिछले कुछ सालों में बहुत कायदे से कैलिब्रेट किया है, उसको कैलिब्रेट किया है, और जो तलवार पे की धार पर चलने का जो एक सऊर उसने सीखा है। हम शायद इस मुगालते में थे कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल विजयी होकर लौटे निकलेंगे। पाकिस्तान इस बारीकी को शायद हमसे बेहतर समझ रहा था, ये हमको समझना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान एक पिवट के तौर पर इसमें है। अब हम उसको दलाल कहें और पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल करें, तो ये तो खैर मेरी समझ में नहीं आता। हम बेसिकली अपनी खींच नहीं पाते। जब भारत ने एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर किया, उस वक्त भी आप देखिए भारत पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ था। जब पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, इसका मतलब दुनिया के तमाम बड़े देश पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं मानते, यानी वो भारत की राय से पाकिस्तान के प्रति जो राय है उससे सहमत नहीं है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, विश्व बंधु विश्व मित्र कहते हैं, वो ट्रंप के 70 से ज्यादा अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, और हमने एक लफ्ज नहीं बोला, नॉट अ वर्ड। कम से कम ईरानियन ने वो ताकत तो दिखाई कि हम नहीं झुकेंगे, आपके सामने बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन नहीं झुके, और उन्होंने अमेरिका को झुकाया। हम तो कर रहे थे बड़े बड़े दावे, पता चला गुब्बारा फट गया और उसमें कुछ भी नहीं निकला, उसमें हवा ही निकली। तो हवा निकल गई। अब कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा करके अपनी इमेज को बढ़ाने का जब आप काम करते हैं, तो जब सच्चाई आती है तो वो इमेज धराशायी हो जाती है। इसमें सोचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फेलियर लाइज विद इन अस। हमारी जरूरत इजराइल बिल्कुल नहीं है। इजराइल गलत रास्ते पे चल रहा है और इजराइल का बहुत नुकसान इस युद्ध के दौरान हुआ है। मैं पाकिस्तान का कभी भी बहुत बड़ा समर्थक नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर अगर आप देखें, पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत रीग्रुप किया है। उसने रशिया के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर लिए हैं, उसने चाइना के साथ अच्छे कर लिए हैं, उसने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते अच्छा कर लिए, उसने ईरान के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लिए हैं, उसने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलके एक इस्लामिक नेटो बना दिया। तो सर क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान कहां से आ गया ये बीच में? मैं आज सुबह एक अखबार देख रहा था, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सर्कुलेटेड हिंदी अखबार, और उस अखबार में जो हेडलाइन थी कि पाकिस्तान बुरा फंसा, अमेरिका ने कहा कि इसने गफलत पैदा की। ये हमारे बदलते हिंदुस्तान का आईना है और हमारी बदलती पत्रकारिता का आईना है। मतलब मैं अगर उस अखबार का संपादक होता तो जिसने भी वो हेडलाइन लगाई है, मैं उनसे बुला के पूछता कि आपने अपने मन के फ्रस्ट्रेशन को, अपने पूर्वाग्रह को अखबार के हेडलाइन में चिपका दिया है, या आपने वाकई में खबरों को देख के, समझ के, बूझ के आपने किया है। ये जो हेडलाइन थी अखबार की, मैं जानबूझ के अखबार का नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ गए होंगे क्योंकि आप उन अखबारों को पढ़ते हैं। बहुत लंबी चौड़ी 4 कॉलम की हेडलाइन है उसमें। दरअसल हो क्या रहा है कि हम सब लोग, हमारे बीच का एक बहुत बड़ा तबका, वो दरअसल पाकिस्तान को लेके इतना डिल्यूजनल हो गया है और इतना पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है कि वो चीजों को देखना ही नहीं चाहता। ये प्रॉब्लम हो गई है। आज की तारीख में हकीकत क्या है? 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर ये है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पिछले कई दशकों की सबसे बड़े संकट के बीच में पाकिस्तान शांति दूत की भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा। एक तस्वीर वो है। दूसरे, पिछले 12 सालों से इस देश को लगातार ये समझाया गया कि इंडिया हैज अराइव्ड, ये न्यू इंडिया है, नया भारत है, और बिना इस नया भारत के ना तो यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध हो सकता है, ना ही युद्ध विराम हो सकता है। दुनिया के हर संकट में भारत की भूमिका होती, ये हमको समझा दिया गया जी। और हमारे बीच में पढ़े लिखे लोगों ने इसको आत्मसात कर लिया। अब उनको, उनके सामने जब सच्चाई सामने आ रही है कि दुनिया की इतनी बड़ी क्राइसिस में भारत सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है, तो उनको ये बात पच ही नहीं रही है।
और वो मैं रोज इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर भी देखता हूं और कुछ अखबारों के में भी देखने की कोशिश करता हूं, कुछ पॉडकास्ट में भी मैं देखने की कोशिश करता हूं कि वो लगातार पाकिस्तान को लेके अपनी खिसियाहट निकाल रहे, अपनी खींच निकाल रहे। जैसा लगता है कि उनका कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो गया। सर है क्या, हकीकत क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मेरा तो साफ तौर पर मानना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान एक बड़े किरदार के तौर पर उभरा है। हम भारत के लोगों को यह बात पसंद हो या ना पसंद हो, यह अलग तरीके का प्रश्न है। पाकिस्तान आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े संकट में पिवट की भूमिका में है। वो अकेला नहीं है, वो इसमें तुर्की है, ओमान है, कतर है, कुछ हद तक इसमें इजिप्ट है और पीछे से चाइना है। ये 7-8 देश है, लेकिन इन 7-8 देशों के बीच में और ईरान और ट्रंप के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम करने का काम है या मध्यस्थ की भूमिका निभाने का काम है, वो पाकिस्तान निभा रहा। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि दरअसल पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति को पिछले कुछ सालों में बहुत कायदे से कैलिब्रेट किया है, उसको कैलिब्रेट किया है। और जो तलवार पे की धार पर चलने का जो एक सौर उसने सीखा है। हमारी मजबूरी, जैसे कि आप देखिए कि वो एक साथ चीन का भी अच्छा दोस्त बना हुआ है और अमेरिका का भी अच्छा दोस्त बना हुआ है, जबकि चीन और अमेरिका एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। वो ईरान के साथ भी उसकी अच्छी पैठ है और अमेरिका के साथ भी उसकी अच्छी पैठ है। वो जबकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इजराइल जरूर उनको नापसंद करता है, ये एक सच्चाई है। और इजराइल इसलिए नापसंद करता है और पाकिस्तान इसलिए इजराइल के करीब नहीं जा सकता है क्योंकि इजराइल एक ज्यूज स्टेट है और वो जो 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 ज्यूज स्टेट और मुसलमानों के बीच का जो झगड़ा है वो चलता रहेगा। तो यहां पे क्या हुआ है कि पाकिस्तान, आपको याद होगा कि जो उन्होंने फंडामेंटल क्या किया, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान अमेरिका का बगल बच्चा होने के बावजूद भी, पिट्ठू होने के बावजूद भी उसने ईरान पर हमले की निंदा की। भारत ने निंदा नहीं की। ये एक जो बुनियादी फर्क है, ये हमको समझना चाहिए और यहीं से भारत की भूमिका इस संकट के अंदर बाहर हो जाती है। हम शायद इस मुगालते में थे कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल विजयी होकर लौटे निकलेंगे और ईरान पूरी तरीके से पस्त हो जाएगा। हमारा ये कैलकुलेशन पूरी तरीके से बेकार साबित हुआ और ये कैलकुलेशन बहुत सारे लोगों को था। ये कैलकुलेशन खुद नेतन्याहू को भी था, यही कैलकुलेशन खुद ट्रंप को भी था। तो हो सकता है अमेरिकन और इजरायलीज ने भारत को ये इनपुट दिया हो कि ये तो 3-4 दिन के अंदर निपट जाएगा और हम विजयी होकर निकलेंगे और आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम फिर बल्ले बल्ले करें। पाकिस्तान इस बारीकी को शायद हमसे बेहतर समझ रहा था, ये हमको समझना पड़ेगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप, जिससे आसिम मुनीर की बहुत अच्छी जान पहचान है, और ईरान, जो आसिम मुनीर का जो ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उससे भी उनकी अच्छी पैठ है। तो अमेरिकन को लगा कि अगर ईरान के साथ अगर कोई आदमी मीडिएट कर सकता है या संदेशवाहक बन सकता है तो पाकिस्तान बन सकता है। तो जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स है, जो अमेरिकन मीडिया है, वो इस साफ तौर पे कहते हैं कि अंत में ट्रंप डेस्परेट हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि युद्ध जितना ज्यादा लंबा खींचेगा उतना ही राजनीतिक तौर पर उनका और उनकी पार्टी का नुकसान होगा, इसलिए बेहतर इससे निकल जाया जाए। तो जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने डेस्परेटली पाकिस्तान को संपर्क किया और पाकिस्तान के माध्यम से ईरानियंस को समझाने की कोशिश की गई कि आप उनको समझाओ कि अभी हम युद्ध को खत्म करते हैं या किसी युद्ध विराम पर पहुंचते हैं। ये वहां की फाइनेंशियल टाइम्स भी रिपोर्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा, फाइनेंशियल टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी ये रिपोर्ट कर रहा। ये अमेरिकन अखबार है, इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई प्रोपेगेंडा है। और चूंकि पाकिस्तान की ईरान के साथ अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उसने वो भूमिका निभाई और समझाने की दोनों तरफ कोशिश की गई। ईरान इस बात को लेकर बहुत स्केप्टिकल था। अब बाद में चूंकि पाकिस्तान के चीन से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो अब पाकिस्तान ने यह समझा कि ईरान और चीन आज की तारीख में बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईरान का सारा एक्सपोर्ट जो था वो चीन जाता है,
सारा जो उनका ऑयल है वो भी चीन जाता है। तो अगर चीन दबाव डालेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं और जो विदेश मंत्री इशाक डार, वो उड़ के चाइना गए, वहां जाके उन्होंने चीनियों से बात की और फिर चीन ने ईरान के लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई इस पूरे मामले में आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप युद्ध विराम कर देंगे। तो ये पूरी भूमिका पाकिस्तान की थी, यानी पाकिस्तान एक पिवट के तौर पर इसमें है। अब हम उसको दलाल कहें और पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल करें, तो ये तो खैर मेरी समझ में नहीं आता। हम बेसिकली अपनी खींच नहीं पा रहे। तो हमारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि पाकिस्तान इतनी बड़े संकट में मीडिएशन की भूमिका कर रहा है और हम जो अपने आप को विश्वगुरु मान रहे थे, हम कहीं नहीं है। फ्रांस में मैक्रोन ने और कुछ और लोगों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री इसमें मध्यस्थ हो सकते। तो ये ट्रेन कहां पर मिस हुई है, मेरे को ये समझाइए कि नहीं, ट्रेन इसलिए मिस हुई है, इसके दो बड़े कारण है। पहला मिस ये हुआ है कि हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स, हमारी जो विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो हमारी विदेश नीति को डिक्टेट कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी विदेश नीति में जो एक इस्लामोफोबिया है या जो इस्लाम को लेके एक सोच है, वो सोच बहुत बड़ा अपने आप में एक जिसे कहते हैं इम्पेडिमेंट है, एक बहुत बड़ी बाधा है। और ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है, ये स्वाभाविक तौर पर जुडाइज्म से जाके मिलती है, इजराइल से जाके मिलती है, और स्वाभाविक तौर पर ये जो ट्रंप की अपनी क्रिश्चियनिटी की विचारधारा उससे जाके मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हिंदुत्व, राइट विंग क्रिश्चियनिटी एंड द राइट विंग जुडाइज्म, ये एक एक्सिस बन सकते हैं इस्लाम के खिलाफ। और यही इसी सोच के तहत हम लगातार मोदी जी के आने के बाद से हम इजराइल के बहुत करीब थे। दूसरी बात क्या है कि हम इस्तेमाल किया जा सकता था ना, भारत का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम भरोसा करते हैं। मैं उसी पे दूसरी बात क्या है कि जो बीजेपी है, आरएसएस है, इसको इजराइल को लेके एक जबरदस्त वो है, ऑब्सेशन है कि देखो इजराइल कैसे आतंकवाद से लड़ता है, मुसलमान देशों के बीच में घिरे होने के बावजूद भी वो इनसे लड़ रहा है, उसकी इंटेलिजेंस, मोसाद कितनी मजबूत है, उनका एयरफोर्स कितना मजबूत है। तो वो उसको लेके वो बहुत ऑब्सेस्ड है और उसको लेके उनके मन में रहता है कि भारत को भी ऐसा ही होना चाहिए, भारत को भी इस्लामिक फोर्सेस अगर लड़ना है तो उसी ढर्रे पे चलना चाहिए। ये उनकी सोच है। दिक्कत इसमें क्या होती है? दिक्कत इस बात को लेके होती है कि उनको ये इस बात को भूल जाते हैं कि दरअसल इजराइल की पूरी ताकत अमेरिका है। जिस दिन अमेरिका उनसे हाथ खींच लेगा उस दिन इजराइल कुछ भी नहीं रहेगा। 90 लाख लोगों का देश है, जाहिर सी बात है वो 9 करोड़ लोगों का सामना तो नहीं कर सकता उस तरीके से, अगर उसके पास टेक्नोलॉजी ना हो, अगर फाइनेंसेस ना हो, अगर आर्मामेंट्स ना हो और इंटेलिजेंस की जो सपोर्ट है वो उसके पास ना हो। तो हम इस बात को नहीं समझ रहे थे। पहला जो ब्लंडर हमने किया वो ये किया कि युद्ध के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इजराइल चले गए, उसने और उसके 2 दिन के बाद हमला हो गया। तो निश्चित तौर पर जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं या फिर कम से कम ईरान ने, ये उनके दिमाग में चला गया कि देखिए जरूर इनके बीच में कोई साठगांठ है, तभी तो 2 दिन पहले वो युद्ध में चले गए और उनके जाने के बाद युद्ध हो गया। क्या ऐसा तो नहीं इन्होंने उकसा दिया? ये एक सोच होती है, एक इंसान की भी सोच होती है और समाज की भी सोच होती है। दूसरी बात, जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ, आपने कोई शोक संदेश नहीं दिया, बल्कि मेरी जानकारी के हिसाब से यह है कि तमाम जो भारत के जो एम्बेसीज थे, उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा कि क्या हमको शोक संवेदना प्रकट करनी है, उनके यहाँ जाके उनकी डायरी में लिखना है या नहीं लिखना है। तो यहाँ से साफ तौर पर मना हो गया। उसके बाद जब देश के अंदर दबाव बना, तब 6 दिन के बाद हमारे विदेश सचिव गए और जाके उन्होंने कहा, उसमें भी उन्होंने खामनेई साहब का नाम नहीं लिखा, डेमाइस शब्द का इस्तेमाल किया। फिर उनके जो स्कूल पर हमला हुआ जिसमें लगभग 165 बच्चियों का कत्ल, उस पर भी आप चुप रहे। उनका जो नौसैनिक बेड़ा था जो हमारे साथ अभ्यास करने आया था, वापस जा रहा था, उसको डुबो दिया, उस पर भी आप चुप रहे। और फिर आप इस बात को इग्नोर कर गए कि दरअसल ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है, ईरान ने अमेरिका पे हमला नहीं किया है, ईरान एग्रेसर कंट्री नहीं है, ईरान पे हमला किया गया है। तो इन 4 चीजों को मिला के जो भारत ने स्टैंड लिया, और उसके बाद आखिरी जो जिसे कहते हैं नेल इन द कॉफिन था कि जब ईरान ने जब मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर हमला किया, तो आपने उनके राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों को फोन करके कहा कि ये कंडेम किया गया। जब बात है निंदा की, हमले की, यानी ईरान की आपने निंदा की, लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ तो आपने उसकी निंदा नहीं की। तो इन 5 चीजों को अगर मिला दिए तो उसमें भारत की भूमिका एक पक्षधर की भूमिका हो गई। और जब आप पक्षधर की भूमिका में आ गए तो जाहिर सी बात है ईरान आपके ऊपर भरोसा नहीं करता। ये एक बड़ा कारण था जो हमारे विदेश नीति का ब्लंडर है। और मैं बार बार इसको कहता हूं कि हमारी विदेश नीति को चौपट करने में जो ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन है, उनका सबसे बड़ा हाथ है।
आप और मैं इस बात को आज नहीं कह रहा हूं, जब भारत ने एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर किया, उस वक्त भी आप देखिए भारत पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया के देशों को भेजा डेलीगेशन समझाने के लिए पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, आतंकवादी देश है, आपकी बात को किसी ने नहीं माना। आज की तारीख में अगर आपकी बात को माने होते तो पाकिस्तान का ये हश्र नहीं होता। पाकिस्तान इसका मतलब जब पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, इसका मतलब दुनिया के तमाम बड़े देश पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं मानते, यानी वो भारत की राय से पाकिस्तान के प्रति जो राय है उससे सहमत नहीं है। ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी असफलता है, लेकिन इसको हम लोग मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने उस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं किया जिससे ये लगे कि ईरान भारत से नाराज है, क्या ऐसा? देखिए ये भी एक नैरेटिव है, ये नैरेटिव बताने की कोशिश बार बार की जा रही थी। हमारे टैंकर्स आ रहे, कितने टैंकर्स आए आप पूछ लीजिए जरा इनसे भाई, उसका प्रोपोर्शन आपको देखना पड़ेगा ना भाई। पाकिस्तान के अगर 4 टैंकर आ रहे थे और अगर 2 आ गए तो 50% हो गया। हमारे अगर वहां 38 फंसे हुए हैं और अगर 8 आ गए तो कितने परसेंट हो गया? दूसरी बात क्या है कि जो फ्रांस, जो लोग ईरान को समझते हैं, ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, उसके काम करने का तरीका और दूसरे जो अपस्टार्ट कंट्रीज उनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो इस बात को समझते हैं, उनकी जो सिविलाइजेशनल मेमोरी है, वो इस बात को जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई लॉन्ग टर्म ना तो शत्रु होता ना कोई लॉन्ग टर्म मित्र होता है। तो किसी भी घटनाक्रम पे आप बहुत औचक होके कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। देखिए दुनिया में ये बात छिपी नहीं हुई कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार है वो एक हिंदुत्ववादी सरकार है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भारत वही सोच रहा है जो दरअसल मोदी सरकार सोच रहे हैं। ये बुनियादी फर्क है जिसको हमें समझना चाहिए, और ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि वो अगर जो समझदार देश होते हैं वो इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। हम आज ईरान के बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युद्ध हुआ, उस युद्ध में अपने आप को उसने खड़ा किया और अमेरिका के सामने झुका नहीं। जबकि भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, विश्व बंधु विश्व मित्र कहते हैं, वो ट्रंप के 70 से ज्यादा अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है और हमने एक लफ्ज नहीं बोला, नॉट अ वर्ड। तो हमारा स्व कहां है? हमारा जो भारत का स्व कहां है? हमारी ईगो कहां है? हमारी ह्यूब्रिस कहां है? हमारा स्वाभिमान कहां है? कम से कम ईरानियन ने वो ताकत तो दिखाई कि हम नहीं झुकेंगे आपके सामने, बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन नहीं झुकेंगे, और उन्होंने अमेरिका को झुकाया। अगर हम इसकी तारीफ नहीं करना चाहते तो बात अलग है। हम तो लगातार न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह अमेरिकी अखबार देख रहे थे कि युद्ध के दौरान भी जिस तरीके से वहां के अखबार नवीस अपनी सरकार की आलोचना कर रहे थे, लगातार उनके खिलाफ लिख रहे थे, लगातार उनको बता रहे थे कि ट्रंप किस तरीके से किस तरीके से पूरे अमेरिका को बर्बाद करने में तुला हुआ है, क्यों नहीं उसको हटा देना चाहिए। ये जर्नलिज्म हमारे यहां हमारे कहते हैं आप तो देश के खिलाफ है, आप तो आर्मी के खिलाफ है। तो क्या अमेरिका में जो तमाम मीडिया वाले जो लगातार युद्ध के दौरान उसकी आलोचना कर रहे थे, क्या वो अमेरिका के खिलाफ थे? वो दरअसल असली अमेरिकन हैं। हम लोग जो भारत सरकार के आलोचक माने जाते हैं, जब हम लोग असली भारतीय हैं, ये लोग नकली हैं। इनको समझना चाहिए कि आपको कॉपीराइट नहीं है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ये जो पूरी डिबेट खड़ी की जा रही ना, ये डिबेट दरअसल अपनी खींच निकालने के लिए है। हम तो कर रहे थे बड़े बड़े दावे, पता चला गुब्बारा फट गया और उसमें कुछ भी नहीं निकला, उसमें हवा ही निकली। तो हवा निकल गई। अब पाकिस्तान में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त वहां पे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस आने वाले हैं, साथ ही साथ ईरान के जो स्पीकर हैं कालिबाफ वो आने वाले हैं, उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागाची वहां आने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस बातचीत का कोई अलग हो गया, इसमें अलग थलग पड़ गया, कोई बड़ा नुकसान होने वाला है हमारा? आपको लग रहा है इस घटना से भारत कोई बहुत अलग थलग पड़ गया या उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा? मैं इस चीज को, ये भी बहुत बहुत फाइन नुआंस की बातें हैं। ये डिबेट हम क्यों कर रहे हैं आज? हमने तो ये नहीं कहा कि फ्रांस अकेला पड़ गया, हमने तो ये भी नहीं कहा ब्रिटेन अकेला पड़ गया। हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी विदेश नीति को पूरी तरीके से पाकिस्तान से हाइफनेट कर दिया। हम हर चीज में पाकिस्तान से अपनी तुलना करते हैं। हमने ये बताने की कोशिश की कि हम दुनिया में इस वक्त विश्वगुरु बन गए हैं, और हमारे नेता जो हैं वो दरअसल यूक्रेन वॉर रुकवा देते हैं भारतीयों को लाने के लिए। उस नैरेटिव के संदर्भ में ये बात कर रहा हूं कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा करके अपनी इमेज को बढ़ाने का जब आप काम करते हैं, तो जब सच्चाई आती है तो वो इमेज धराशायी हो जाती है। अन्यथा इस घटना में भारत की भूमिका नहीं है, इससे भारत के ग्लोबल स्टेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
निश्चित तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप उस पाकिस्तान को, जिसको आप आतंकवादी देश साबित करने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया के तमाम मुल्कों में आपने अपने डेलीगेशन भेज के साबित करने की कोशिश की, और उन लोग वहां से अगर संदेश जाएगा कोई आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, और वो पाकिस्तान को एक तरीके से शांति के दूत के तौर पर देख रहे हैं और उनसे इतने बड़े संकट का निपटारा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमको और आपको सोचना चाहिए था कि हमारी विदेश नीति जो पाकिस्तान से पूरी तरीके सेंट्रिक है, वो सही है या गलत है। हमारी बात दुनिया, पाकिस्तान के संदर्भ में हमारी बात दुनिया के बड़े देश क्यों मानने को तैयार नहीं है, इसमें सोचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं फेलियर लाइज विद इन अस, कि जो लोग आज भारतीय विदेश नीति के कर्ता धर्ता हैं, या तो उनको विदेश नीति की समझ नहीं है, या फिर वो एक तरीके के पपेट है। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उसको समझने की जरूरत है। भारत कभी किसी देश के औ में नहीं था। आज हम इजराइल के, नेतन्याहू जैसे वॉर क्रिमिनल के औ में हम हैं, मैं वो और ट्रंप के औ में हम लोग हैं। ये गलत बात है। किस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं? हमारे ख्याल से भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी वही अच्छी नीति है। भारत को पूरी कोशिश करके चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए, और भारत को अमेरिका के साथ अपने लॉन्ग टर्म्स रिलेशनशिप रखना चाहिए, और वो ट्रंप एतर, मतलब पोस्ट ट्रंप जो अमेरिका है उसके बारे में सोच के अपनी बात को करना चाहिए। हमारी जरूरत इजराइल बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, इजराइल गलत रास्ते पर चल रहा है, और इजराइल का बहुत नुकसान इस युद्ध के दौरान हुआ है। इजराइल गलत रास्ते पे जा रहा। आज पूरी कोशिश ये कि भारत की एकता को खंडित करने की कोशिश की जा रही है, जब राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी। हमारे यहां एक दूसरे नेताओं को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, यह अंततः इस देश को रसातल की तरफ लेके जाएगा। जब अंदर एकजुटता नहीं होती है, जब परिवार में एकजुटता नहीं होती है, तो पड़ोसी उसका फायदा उठाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं पाकिस्तान का कभी भी बहुत बड़ा समर्थक नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर अगर आप देखें, पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत रीग्रुप किया है। उसने रशिया के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर लिए हैं, उसने चाइना के साथ अच्छे कर लिए हैं, उसने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते अच्छा कर लिए, उसने ईरान के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लिए हैं, उसने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलके एक इस्लामिक नेटो बना दिया। हम कहाँ हैं? हम तो नेपाल से भी कंपीट कर रहे हैं, श्रीलंका से भी कर रहे हैं, बांग्लादेश से भी कंपीट। आप ये बताइए कि हमारी विदेश नीति का हाल क्या है, कि जो जिस तरीके ट्रांजिशन की जिस स्थिति में बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ जो कुछ अत्याचार हुआ, उस पर हमारे यहाँ कुछ लोगों ने खड़े होकर आवाज बुलंद की, और हमने कलकत्ता नाइट राइडर्स का एक प्लेयर था मुस्तफिजुर रहमान, उसको बाहर कर दिया। अब आप सोचिए वो देश कैसे महसूस करेगा। क्या ये जो टोकनिज्म है ना विदेश नीति का, विदेश नीति टोकनिज्म से नहीं चलती, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चलती। इसलिए मैंने कहा कि चीन के अंदर तो देखिए सत्ता का बदलाव तो इतनी आसानी से नहीं होता है। वहां जो एक बन जाता है वो बन जाता है। तो शी जिनपिंग जाने वाले नहीं है, उनसे हमें अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए।